हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपना अकेडमी चैनल्स। आज की वीडियो में हम अध्ययन करेंगे ई कॉमर्स क्या है, ई कॉमर्स के प्रकार, ई पेमेंट और ई पेमेंट के प्रकार। तो आइए चलते हैं। ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स या ई वाणिज्य का मतलब है इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म की मदद से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद बिक्री करना। इसमें न केवल सामान खरीदना और बेचना शामिल है, बल्कि ऑनलाइन भुगतान, डाटा का आदान प्रदान और डिजिटल लेन देन भी आता है। ई कॉमर्स की परिभाषा की बात करें तो इंटरनेट पर वस्तुओं और सेवाओं की खरीद बिक्री की प्रक्रिया को ई कॉमर्स कहते हैं। उदाहरण अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जिस पर सामान की खरीद और बिक्री की जाती है। ई कॉमर्स की जो प्रक्रिया है, ई कॉमर्स कैसे किया जाता है, इसकी बात करें तो ई कॉमर्स में ग्राहक वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर वस्तु चुनता है। यानी ई कॉमर्स में क्या है, ई कॉमर्स की जो प्रक्रिया है वो क्या है कि इस पर जो कस्टमर्स है वो किसी इंटरनेट वेबसाइट पर या मोबाइल ऐप पर अपने पसंद की किसी वस्तु का चयन करता है, सिलेक्शन करता है, उसे चुनता है और फिर वो उसका ऑर्डर करता है। और ऑर्डर करने के लिए उसका डिजिटल भुगतान यूपीआई, नेट बैंकिंग, कार्ड आदि द्वारा करता है और उत्पाद घर तक डिलीवर हो जाता है। यानी आपके कस्टमर के द्वारा चुने गए जो सामान है, उस जिसका ऑर्डर उसने चुनने के बाद किया है, वो सामान घर तक डिलीवर हो जाता है। तो ये क्या है, ई कॉमर्स की प्रक्रिया है। ई कॉमर्स के प्रमुख घटकों की बात करें, ई कॉमर्स के जो मुख्य घटक हैं वो क्या है, तो ई कॉमर्स के मुख्य घटक की बात करें तो ई कॉमर्स केवल ऑनलाइन खरीदारी या बिक्री सीमित ही नहीं है। यानी ई कॉमर्स आज की डेट में इतना व्यापक क्षेत्र हो गया है, इतना विशाल क्षेत्र हो गया है, जिस पर केवल सामान को खरीदना और बेचना ही नहीं है, बल्कि इसमें कई महत्वपूर्ण घटक यानी कंपोनेंट शामिल होते हैं जो मिलकर पूरे सिस्टम को सफल बनाते हैं। जिसमें मुख्य घटकों की बात करें तो ऑनलाइन नंबर 1 आता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या वेबसाइट। यानी सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो मुख्य घटक होता है वो होता है किसी मोबाइल ऐप या किसी वेबसाइट का होना, जो इस ई कॉमर्स की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को पूर्ण करने का सबसे महत्वपूर्ण जो घटक है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है। यह डिजिटल मंच है जहां ग्राहक उत्पादों और सेवाओं को देख सकते हैं, उनका चयन कर सकते हैं और चयन करने के बाद उनको ऑर्डर करते हैं। तो ये क्या है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, मीशो है, ये ऐसे ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिस पर कोई ग्राहक अपनी स्वेच्छा से यानी अपनी आवश्यकता के अनुसार, चाहे किसी भी प्रकार का प्रोडक्ट है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक है, कपड़ा है या किचन का सामान है या अन्य कोई भी सामान है, उस सामान का वो उसका जो फोटो है, उसकी जो डिटेल है, उस डिटेल को पूर्ण रूप से देखता है, जो आपको वेबसाइट पर पूर्ण रूप से मिलता है। और उसके बाद वो ग्राहक अपनी वस्तु का चयन करता है और ऑर्डर करता है। तो वो सबसे पहला घटक क्या है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। दूसरा है उत्पाद की सूची यानी प्रोडक्ट कैटलॉग। और कैटलॉग क्या है, यानी जो उत्पाद है उस उत्पाद की जो फोटो है और फोटो के साथ में उस उत्पाद से जुड़ी हुई जितनी भी वस्तुएं हैं वो सारी चीजें, उसकी डिटेल उस पर आपके इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर वो पूर्ण रूप से मिल जाती है, जिससे
एक कस्टमर्स अपनी वस्तु का चयन करता है, तो उत्पादों की जानकारी, उत्पाद की कीमत, उत्पाद का विवरण, उत्पाद का चित्र और उत्पाद का उपलब्धता, क्या वो वस्तु उस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है या नहीं है। जैसे हम फिजिकली दुकान में जाते हैं, कोई सामान है कि जी दुकानदार से पूछते हैं कि सामान है या नहीं है, तो दुकानदार देख के बताता है कि है या नहीं है। तो उसी प्रकार से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी उस वस्तु की उपलब्धता, यानी इन स्टॉक है या आउट ऑफ स्टॉक है, यानी सेल आउट हो चुकी है या नहीं है, वो सारी चीजें आपको उत्पाद की सूची यानी उसके कैटलॉग पर आपको दिख जाती है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ग्राहक को सही निर्णय लेने में मदद करते हैं, और ये जो उसका जो कैटलॉग है, उत्पाद की जो सूची है, वो सूची ही एक ग्राहक को एक सही डिसीजन लेने पर कि उस सामान को खरीदना है या नहीं खरीदना है। क्योंकि और दूसरी चीज है कि व्यक्ति एक जगह बैठे हुए एक से अधिक प्लेटफॉर्म पर वो चेक कर सकता है कि जो वस्तु से खरीद रहा है कि वो एक प्लेटफॉर्म पर उसकी कीमत क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसका वो क्या है, वो सब चीज चेक कर लेता है। चाहे वो जैसे फ्लिपकार्ट पर चेक करेगा, अमेजोन पर चेक करेगा, मीशो पर चेक करेगा, उसको वो वस्तु किस प्लेटफॉर्म पर सस्ती मिल रही है, उसका वो वहां पर वो तुलनात्मक चयन करके वो उत्पादक खरीदने में खरीदता है। तो ये सारी ऑनलाइन सुविधाएं प्रदान करता है। नेक्स्ट आता है ऑनलाइन भुगतान प्रणाली। और ऑनलाइन भुगतान प्रणाली एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जो पेमेंट है उसमें कैश की आवश्यकता नहीं होती। एक कस्टमर यानी उसके पास में कैश है या नहीं है, वो ऑनलाइन ही उसका पेमेंट लेन देन कर देता है। जो लेन देन कैसे होता है, सुरक्षित लेन देन के लिए यूपीआई, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या वॉलेट आदि ऐसे प्लेटफॉर्मों का चयन करता है। यह ई कॉमर्स का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इससे दूसरा है कि एक वस्तु जो कस्टमर ऐसे प्रोडक्ट को भी समय खरीद सकता है जिसकी क्वांटिटी या उसका जो प्राइस है बहुत ज़्यादा है, और उसका पेमेंट केवल इंडिया में नहीं, दूर विदेशों से भी वो सामान को खरीद सकता है, उसका पेमेंट भी वहां पर वो ऑनलाइन पेमेंट कर सकता है। नेक्स्ट आता है लॉजिस्ट और डिलीवर सिस्टम्स। और ग्राहक के लिए जो डिलीवर सिस्टम्स है वो क्या है, उत्पाद को ग्राहक तक पहुंचाने की व्यवस्था। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होता है कि जो ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है, वो प्लेटफॉर्म वस्तु को ग्राहक के द्वारा चुनी गई जो वस्तु है, जिसका जो उसने ऑर्डर किया है, उस ऑर्डर को उसके घर तक एक निश्चित समय के अंदर उसे उपलब्ध कराना, यही डिलीवरी सिस्टम्स है। इसमें वायर हाउसिंग, पैकेजिंग और ट्रैकिंग शामिल है। ट्रैकिंग सिस्टम्स है यानी एक ग्राहक ऑर्डर करने के बाद में, पेमेंट करने के बाद में उसको ट्रेस भी कर सकता है या करता रहता है कि वो जो प्रोडक्ट है वो वहाँ से कंपनी से डिस्पैच हुआ है, कहाँ तक पहुँचा है, कहाँ तक नहीं पहुँचा। तो इस प्रकार की सुविधाएं वो उसमें ऑनलाइन पेमेंट यानी ई कॉमर्स में सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। ग्राहक सेवा, और ग्राहक सेवा यानी कस्टमर सपोर्ट, यानी ऑर्डर से जुड़ी समस्याओं का समाधान भी ऑनलाइन ही उपलब्ध होता है। चैटबॉट, ईमेल, कॉल सेंटर आदि माध्यमों से ये सहायता उपलब्ध होती है। नेक्स्ट है डिजिटल मार्केटिंग और विज्ञापन। और ग्राहकों तक पहुंचने और इन्हें आकर्षित करने के लिए एसईओ, सोशल मीडिया, ईमेल मार्केटिंग सेवाएं उपलब्ध होती हैं, जिससे कि एक जो बिजनेस है वो बिजनेस कस्टमर तक अधिक दूरी तक वो पहुंच सकता है। जिसका ये फायदा है, मान लो कोई व्यक्ति यानी कोई बिजनेस एक एरिया में एक पैसा लगा के मॉल खड़ा किया है, तो वो वहां पर वो मॉल एरिया जो उस एरिया की जो कनेक्टिविटी है, उस एरिया में जो व्यक्ति रहते हैं वो वहीं तक अपनी पहुंच बना पाता है। जबकि डिजिटल मार्केटिंग से कोई मॉल बनाने की आवश्यकता नहीं है, यानी माल स्टोर करने के लिए स्टोर कहीं पर भी है, लेकिन वो केवल एक देश एक शहर या एक देश में नहीं,
वो ऑल इंडिया या और बाहर यानी देश से बाहर भी अपनी पहुंच मार्केटिंग कर सकता है और वहां से भी वो कस्टमर्स को सेल कर सकता है या वहां के कस्टमर भी उसको ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये डिजिटल मार्केटिंग यानी ई कॉमर्स का एक मुख्य भागों में आता है। डाटा एनालिटिक्स और ग्राहक व्यवहार, बिक्री रिपोर्ट, ट्रेडर्स का विश्लेषण, इससे कंपनियां अपनी रणनीति सुधारती हैं। और इसमें क्या है कि जब कंपटीशंस ज़्यादा होता है तो कंपटीशंस होने के साथ साथ जो कंपनियां हैं या बिजनेसमैन हैं वो अपनी रणनीतियों में सुधार करते रहते हैं। तो ये क्या थे ई कॉमर्स के मुख्य घटक। अब बात करते हैं ई कॉमर्स के प्रकार, यानी ई कॉमर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो ई कॉमर्स को विभिन्न प्रकारों में बांटा गया है ताकि यह समझा जा सके कि लेन देन किसके बीच हो रहा है, यानी जो बिजनेस हो रहा है, वो लेन देन हो रहा है, वो किसके बीच हो रहा है। और ये फिक्स निर्धारित करता है कि जो आपका ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स के प्रकार। तो सबसे पहला यानी ई कॉमर्स के मुख्य प्रकारों की बात करें तो सबसे पहला है B2B। और B2B यानी जो प्रकार हैं वो प्रकार इस प्रकार से चलते हैं, यानी B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस, यानी जब दो कंपनियों के बीच में यानी दो बिजनेसमैनों के बीच में आपस में लेन देन हो तो अब वो B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस कहलाता है। कंपनियों के बीच का जो लेन देन है, उदाहरण एक कंपनी दूसरी कंपनी को कच्चा माल बेचती है। तो जो कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कपड़े बनाने वाली कंपनी है, कपड़े बनाने वाली कंपनी को क्या चाहिए, धागा चाहिए, और धागा कोई अन्य कंपनी बना रही है तो धागे बनाने वाली कंपनी से जो कपड़ा बनाने वाली कंपनी है वो कच्चे माल के रूप में सामान को खरीदती है। नेक्स्ट है B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर। और बिजनेस टू कस्टमर्स यानी जब एक कंपनी अपने प्रोडक्ट को सीधा किसी कस्टमर को बेचती है तो वो क्या है B2C। कंपनी सीधे ग्राहक को उत्पाद सेवा बेचती है, जैसे अमेजॉन फ्लिपकार्ट से सामान को खरीदना। तो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट क्या है, यानी बिजनेस हो रहा है, यानी एक कंपनी है और ये कंपनी माल किसको बेच रही है, कस्टमर को बेच रही है। यानी अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर जो माल खरीद रहे हैं वो क्या है, एक कस्टमर्स हैं, और वो कस्टमर्स किससे सामान खरीद रहे हैं, बिजनेस से, सीधे कंपनी से सामान खरीद रहे हैं। नेक्स्ट C2B यानी कस्टमर टू बिजनेस, यानी ग्राहक कंपनी को अपनी सेवा या उत्पादन करता है। यानी जब एक कस्टमर, जब हमने बात करी थी C2B, यानी ये प्रोसेसिंग किस प्रकार से चलता है, इस प्रकार से चलता है। यानी C2B यानी अब कस्टमर अपनी सेवाएं या उत्पादन किसको दे रहा है, कंपनी को दे रहा है। तो कस्टमर्स कंपनी, जैसे फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म पर काम करना, यानी आज डिजिटल मार्केटिंग में ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो अपनी सेवाएं कंपनियों को बेचते हैं। जैसे फ्रीलांसर यानी वेबसाइट बनाना है या अन्य कोई भी ग्राफिक्स डिजाइन तैयार कराना है तो वो डिजाइन बनाते हैं किसके लिए, कंपनी के लिए बनाते हैं। तो वो क्या है, जब ग्राहक अपनी सेवाएं किसी कंपनी को दे रहा है तो वो क्या है, C2B। नेक्स्ट है C2C यानी कंज्यूमर टू कंज्यूमर। और कंज्यूमर यानी ग्राहक से ग्राहक का लेन देन करना, यानी जब बीच में कोई कंपनी ना हो, सीधा डायरेक्ट क्या है, ग्राहक हो, जैसे OLX और क्यूकर पर पुराना सामान बेचना और खरीदना। तो ये क्या है, C2C। नेक्स्ट आता है B2A। और B यानी B2A, अभी हम यहाँ बात कर रहे थे B का अर्थ क्या है, बिजनेस है, A का कंज्यूमर है, C का कंज्यूमर, तो A का क्या है, एडमिनिस्ट्रेशंस यानी बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कंपनियां सरकारी सेवा, सरकारी संस्थाओं को सेवाएं देना। जब कोई कंपनी किसी सरकारी संस्था यानी एडमिनिस्ट्रेशन को सेवाएं दे रही है तो वो क्या है, B2A। जैसे टेक्स्ट फाइलिंग सॉफ्टवेयर या सरकारी पोर्टल्स।
तो जो सरकारी पोर्टल्स हैं, टेक्स्ट फाइल सपोर्ट सॉफ्टवेयर्स हैं, तो वो सॉफ्टवेयर्स क्या है, कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियों के सॉफ्टवेयर्स भी हो सकते हैं, तो वो सरकारी सेवाओं को सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। नेक्स्ट है C2A यानी कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशंस, नागरिकों को और सरकार के बीच लेन देन, यानी जब कंज्यूमर और सरकार के बीच का लेन देन हो, उदाहरण ऑनलाइन टैक्स भुगतान या आधार सेवाएं। तो ऑनलाइन टैक्स, ऑनलाइन से टैक्स क्या है, यानी नागरिक सरकार के बीच जो लेन देन है, सरकार जो पैसा ले रही है किससे ले रही है, नागरिक से ले रही है। तो जो सरकार किसी नागरिक से सीधा लेन देन कर रही है तो वो क्या है, C2A। तो ये क्या थे ई कॉमर्स के प्रकार, यानी 6 प्रकार हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ई कॉमर्स के लाभ, और ई कॉमर्स के लाभ क्या है। तो ई कॉमर्स ने व्यापार और खरीदारी की दुनिया को पूरी तरह बदल दिया है। ई कॉमर्स ने व्यापार को तेज, सस्ता, सुविधाजनक बना दिया है। यही कारण है कि आज लाखों लोग रोजगार ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और कंपनियां अपने व्यवसाय को डिजिटल रूप से आगे बढ़ा रही हैं। इसके कई फायदे हैं जो ग्राहकों, व्यवसायियों और समाज तीनों को प्रभावित करते हैं। यानी ई कॉमर्स के यदि लाभ की बात करें तो ये आपको अलग अलग बुक में अलग तरीके से मिल सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से तीन क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। ये ग्राहक को प्रभावित करते हैं, व्यापार को और समाज तीनों को प्रभावित करते हैं। तो इन तीनों क्षेत्रों के आधार पर ही हम ई कॉमर्स के लाभ पर चर्चा करेंगे। तो ई कॉमर्स का सबसे पहला जो लाभ है वो है ग्राहक के लिए लाभ। और ग्राहक के लिए लाभ क्या है, तो ग्राहक के लिए लाभ की बात करें तो सबसे पहला आता है कम कीमतें, यानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अक्सर छूट और ऑफर मिलते रहते हैं, जिससे कस्टमर्स को जो वस्तुएं हैं वो सस्ती यानी कम कीमत पर प्राप्त हो जाती हैं। नेक्स्ट है सुविधा, यानी घर बैठे 24 आवर्स यानी 7 दिन खरीदारी की सुविधा उपलब्ध होती है। यानी जब हम फिजिकली मार्केट में जाते हैं तो मार्केट का एक टाइम होता है कि जी मार्केट 9 बजे से खुलेगी और 8 बजे तक चलेगी, 10 बजे खुलेगी या 9 बजे खुलेगी। यानी जो मार्केट का जो टाइमिंग है, टाइम मार्केट का ओपन और क्लोज का जो टाइम है उसके बीच ही हम खरीदारी कर सकते हैं। जबकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी ई कॉमर्स के माध्यम से हम 24 घंटे, 7 दिन 24 घंटे, यानी फिजिकल मार्केट सप्ताह में एक दिन क्लोज होती है, वो कोई भी हो सकता है, क्षेत्र वाइज हो सकती है, लेकिन जो ई कॉमर्स है वो कभी छुट्टी नहीं होती, सप्ताह के 7 दिन और 24 आवर हम कभी भी उस पर शॉपिंग कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं। नेक्स्ट है विविधता, एक ही जगह पर हजारों उत्पादों की तुलना और चयन हो सकते हैं। यानी एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही उस पर हमें एक ही प्रकार के हजारों उत्पादों की तुलना मिल सकती है। यानी एक ही जो उत्पाद है, जैसे हमें टीवी खरीदना तो टीवी एक ही प्लेटफॉर्म में दुकान पर जाएंगे तो एक ही शोरूम है, वो किसी एक कंपनी का शोरूम है, लेकिन या वो दूसरी ब्रांड का रख सकता है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ब्रांडों के टीवी आपको एक ही स्थान पर, एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल सकते हैं। तो ये विविधता है। नेक्स्ट है समय की बचत, यानी दुकान पर जाने की जरूरत नहीं है, हम एक स्थान पर बैठे हुए, चाहे हम घर में बैठे हैं या ऑफिस में बैठे हैं, कहीं पर भी बैठे हैं, वहीं पर हम सामान को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, और जहां पर हम चाहें वहां पर वो डिलीवरी करा सकते हैं। डिलीवरी का विकल्प घर तक सामान पहुंचाता है, साथ ही रिटर्न और रिफंड की सुविधा भी। यदि सामान घर तक डिलीवर होता है और सामान यदि हमें पसंद नहीं आया तो हम उसको रिटर्न भी कर सकते हैं या रिफंड भी कर सकते हैं कि हमें सामान खरीदना है तो हमारे पैसे भी वापस आ सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं यानी ग्राहक के ये लाभ, यानी बिजनेसमैन यानी व्यापारियों के जो लाभ हैं, जिसमें सबसे पहला है वैश्विक पहुंच, बिना महंगे स्टोर के दुनिया भर के ग्राहकों तक पहुंचना। वैश्विक पहुंच से है, यानी एक बिजनेसमैन एक जो शोरूम है या कोई शॉप है, काफ़ी पैसा लगाकर एक क्षेत्र में वो डेवलप करता है, बनाता है, तो उसकी पहुंच केवल उस क्षेत्र तक, उस एरिया तक के ही कस्टमर तक पहुंच बन पाती है। जबकि
ई कॉमर्स के माध्यम से उसकी जो पहुंच है, एक बिजनेसमैन की जो पहुंच है, वो केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, वो एक देश या देश के बाहर भी अपनी पहुंच को पहुंचा सकता है। ये सबसे बड़ा जो लाभ है वो व्यापारियों के लिए है। नेक्स्ट है कम लागत। और कम लागत से यानी किराया, स्टाफ और अन्य खर्चों से बचत होती है। यानी एक बिजनेसमैन जो किसी शोरूम, जो किराए पर शोरूम ले रहा है, शोरूम बना रहा है, तो उसका किराया, स्टाफ जो काफ़ी बड़ा, जितना बड़ा शोरूम होगा उतना बड़ा स्टाफ भी होगा, तो स्टाफों की सैलरी या अन्य खर्चों से जो बचत है, उस बचत को बचाकर उसकी जो लागत है वो कम होगी। नेक्स्ट है डेटा एनालिटिक्स। ग्राहक व्यवहार और बिक्री का विश्लेषण कर रणनीति सुधार सकता है। और एक जो बिजनेसमैन है, वो जो कंज्यूमर है, उनका जो व्यवहार है, उस व्यवहार का विश्लेषण करके वो अपनी गलतियों को सुधार सकता है। वो देख सकता है कि जो कस्टमर है वो क्या सर्च कर रहा है, वो क्या चाहता है, तो उसकी चाहत के आधार पर वो अपने डाटा में सुधार कर सकता है, अपने जो व्यापार है उसमें सुधार कर सकता है। मार्केटिंग अवसर, डिजिटल विज्ञापन और सोशल मीडिया से अधिक ग्राहक तक पहुंच बना सकता है। और सोशल मीडिया के टाइम में जो हमारे ई कॉमर्स है, तो ई कॉमर्स का जो एक बिजनेसमैन है, वो अपने व्यापार की जो पहुंच है, जो वैश्विक पहुंच है, वो डिजिटल विज्ञापन और सोशल मीडिया से अधिक यानी एक क्षेत्र या देश या अन्य देशों में भी वो अपनी पहुंच को बना सकता है, जिससे उसकी जो बिक्री है, उसका जो व्यापार है, वो काफ़ी वैश्विक रूप से फैल जाता है। नेक्स्ट है समाज के लिए लाभ। और समाज के लिए लाभ क्या है? डिजिटल इंडिया को बढ़ावा, यानी तकनीकी का उपयोग बढ़ता है। रोजगार के अवसर, डिलीवरी और आईटी सेक्टर में नौकरियां, और पर्यावरण लाभ, यानी डिजिटल लेन देन से कागज की बचत का होना। तो ये सभी क्या है? ई कॉमर्स के लाभ हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चले तो इसमें ई कॉमर्स की हानियां। ई कॉमर्स की हानियां, और ई कॉमर्स की हानियां की बात करें तो ई कॉमर्स के कई फायदे हैं, लेकिन इसके साथ कुछ चुनौतियां और नुकसान भी जुड़े हुए हैं। जिसकी प्रमुख हानियां: सुरक्षा जोखिम, यानी ऑनलाइन भुगतान और डाटा चोरी का खतरा बना रहता है। हैकिंग और साइबर फ्रॉड की संभावनाएं, यानी डिजिटल के टाइम में डिजिटल जो अपराध है, साइबर फ्रॉड है या हैकिंग है, जिससे कि हमारे जो किसी व्यवसाय या किसी व्यक्ति या जो कंज्यूमर का जो डाटा है, उसके हैक होने, उसके चोरी होने का खतरा बना रहता है। तो ये इसकी प्रमुख हानियों में है सुरक्षा जोखिम। दूसरा है व्यक्तिगत अनुभव की कमी, और ग्राहक उत्पाद को खरीदने से पहले छू या परख नहीं सकता। तो जैसे कुछ जो प्रोडक्ट है, वो एक कंज्यूमर्स जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट्स को छूकर उसको देखकर परखता है कि भाई ये इसकी जो क्वालिटी है वो कैसी है। तो उस क्वालिटी की परख ग्राहक को नहीं होती, उसका जो अनुभव है, व्यक्तिगत अनुभव है, वो अनुभव नहीं हो पाता है, जिससे कि ये ई कॉमर्स की हानियां हैं। कभी कभी तस्वीर और वास्तविक उत्पादन में अंतर होता है, और कभी कभी क्या होता है कि जो कैटलॉग है, जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की जो फोटो किसी वेबसाइट पर अपलोड है, तो उस फोटो में हमें दिख कुछ और रहा है, लेकिन प्रोडक्ट कुछ और होता है। वो अंतर उनके अंदर दिखाई देता है, जिस कारण क्या है कि जो प्रोडक्ट है कंज्यूमर तक पहुंचने के बाद में उसे या तो ये लगता है कि वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है, या उस प्रोडक्ट को वो रिटर्न करता है और रिफंड करता है, जिसमें कि वो दोनों ही तरह का नुकसान होता है। व्यापारी को भी नुकसान होता है और कंज्यूमर को भी उसका जो समय है वो बर्बाद होता है। तो ये हानियां हैं ई कॉमर्स की। नेक्स्ट है डिलीवरी समस्याएं। तो देर से डिलीवरी या गलत उत्पाद मिलने की संभावना है, और डिलीवरी की जो टाइमिंग है वो भी क्या है, देर हो सकती है। तो कभी कभी प्रोडक्ट ऐसा होता है कंज्यूमर को वो तुरंत ही उसे चाहिए, लेकिन उसे
ऑनलाइन जो प्रोडक्ट है वो तुरंत नहीं उपलब्ध हो पाता है, उसकी डिलीवरी में टाइम लग जाता है और उत्पाद के गलत उत्पाद भी मिलने की संभावनाएं हो सकती हैं। कभी कभी क्या होता है कि प्रोडक्ट चेंज हो जाते हैं तो कंज्यूमर के पास में दूसरा प्रोडक्ट पहुंच जाता है, तो ऐसी संभावनाएं हो सकती हैं, डिलीवरी समस्याएं हो सकती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में डिलीवरी की सीमा और जो ग्रामीण क्षेत्र है उनमें जो डिलीवरी है वो डिलीवरी बहुत ही कम पहुंच पाती है, बहुत ही कम हो पाती है। रिटर्न और रिफंड की कठिनाई, तो कई बार रिटर्न प्रक्रिया लंबी और जटिल हो जाती है और ग्राहक को असुविधा होती है, तो ये हानि है। नेक्स्ट है तकनीकी निर्भरता, और ई कॉमर्स की हानियों में एक मुख्य जो हानि है वो है तकनीकी पर निर्भर, यानी नेटवर्क और तकनीकी पर पूरी तरह से निर्भर करता है। यदि नेटवर्क नहीं है या नेट का सर्वर डाउन है तो हम उस स्थिति में ई कॉमर्स यानी इंटरनेट से कोई भी प्रोडक्ट ना सर्च कर पाते हैं, ना उसे हम ऑर्डर कर पाते हैं। और कभी कभी नेटवर्क तकनीकी के कारण हमारा जो पेमेंट है वो पेमेंट भी फंस जाता है, यानी कंज्यूमर के खाते से जो पैसा है वो कट जाता है और वहां तक ऑर्डर वो नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में भी कंज्यूमर को समस्या का सामना करना पड़ता है। नेटवर्क समस्या होने पर खरीदारी संभव नहीं है। नेक्स्ट है छोटे व्यापारियों पर असर, और ई कॉमर्स से जो छोटे छोटे फुटपाथ पर या छोटी छोटी दुकानदार हैं उनके व्यापार पर बहुत गहरा असर पड़ता है कि बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म छोटे दुकानदारों को प्रतिस्पर्धा में पीछे कर देते हैं। स्थानीय व्यापार प्रभावित होता है। नेक्स्ट है धोखाधड़ी और नकली उत्पाद, और नकली डुप्लीकेट वेबसाइट या डुप्लीकेट माल भी कंज्यूमर को प्राप्त हो पाता है कि जो कैटलॉग में दिखता है वह है कि जी वो ओरिजिनल जैसा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कॉपी प्रोडक्ट होता है जिससे कि धोखाधड़ी और नकली उत्पाद की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो कई बार ग्राहक को नकली या घटिया गुणवत्ता वाला सामान मिल जाता है। नेक्स्ट है ई कॉमर्स के उपयोग, और ई कॉमर्स का उपयोग केवल ऑनलाइन शॉपिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यापार, शिक्षा और बैंकिंग एवं सरकारी सेवाओं तक फैला हुआ है। इसके प्रमुख उपयोग इस प्रकार हैं, यानी आज जो हमारा ई कॉमर्स है वो केवल वस्तुओं के सामान यानी वस्तु के खरीद और बेचने तक ही सीमित नहीं है। ये व्यापार, आज शिक्षा यानी बिजनेस, यानी ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन कोर्स भी इसके माध्यम से ई कॉमर्स के माध्यम से उपलब्ध हो पा रहे हैं। बैंकिंग की सेवाएं और सरकारी सेवाओं तक ये फैला हुआ है। तो प्रमुख उपयोग ऑनलाइन शॉपिंग, ग्राहक घर बैठे कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, किताबें आदि खरीद सकते हैं, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो जो प्लेटफॉर्म है यहाँ से। नेक्स्ट है ऑनलाइन बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं, जैसे नेट बैंकिंग भी क्या है, ये एक ई कॉमर्स का ही पार्ट हो सकता है। जैसे पहले कंज्यूमर को कोई बैंक से रिलेटेड कोई भी कार्य कराना होता, चाहे पासबुक एंट्री करानी है, पैसा जमा हुआ, पैसा निकालना हो, जो भी कुछ भी करना है तो सीधा बैंक शाखा में जाना होता था। लेकिन आजकल इंटरनेट के माध्यम से नेट बैंकिंग आधे से ज़्यादा यानी 90% कंज्यूमर अपने फ़ोन से या अपने घर से नेट बैंकिंग की सहायता से ही वो अपना कार्य कर पाता है, चाहे वो अपने अकाउंट का स्टेटमेंट हो, फंड ट्रांसफ़र हो या अन्य कोई भी कार्य हो, वो ऑनलाइन बैंकिंग से कर सकता है। यूपीआई से पैसा वो ट्रांसफ़र कर सकता है, मोबाइल वॉलेट के माध्यम से लेन देन कर सकता है, जैसे पेटीएम, गूगल पे, फोन पे आदि। ऑनलाइन टिकट बुकिंग और ई कॉमर्स की सहायता से आज हम किसी भी जो
पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो बस हो, रेल हो, एरोप्लेन हो, किसी के भी टिकट हम ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। जबकि पहले हमें टिकट बुक कराने के लिए हमें रेलवे का टिकट है तो रेलवे स्टेशन पर जाना होता था, लंबी लंबी लाइन लगी होती थी, वहां पर हमें रिजर्वेशन कराना होता था। बस के लिए बस में जब हम जाते थे सेम डे ही टिकट हमें लेना पड़ता था। या अन्य कोई भी मूवी टिकट है तो सिनेमा हॉलों में जो टिकट है वहाँ भी टिकट खिड़की पर हमें लंबी लाइन में लग के टिकट लेने पड़ते थे। लेकिन आज क्या है, ये सारी चीज़ें हमें ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा से उपलब्ध हो जाती हैं। तो ये जैसे हवाई जहाज का टिकट है, ट्रेन है, बस है, मूवी टिकट ऑनलाइन बुक, उदाहरण जैसे IRCTC, ये हमें रेलवे की जो प्लेटफॉर्म है, बुक माई शो और मेक माई ट्रिप, यानी ये ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर हर प्रकार का टिकट, आपका ट्रेवलिंग के टिकट या किसी भी उसके, चाहे बस का हो, रेल का हो, एरोप्लेन का हो, ये सारे टिकट हमें ऑनलाइन प्राप्त हो जाते हैं। ऑनलाइन शिक्षा यानी ई-लर्निंग और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर कोर्स और स्टडी मटेरियल बेचे जाते हैं। नेक्स्ट है ऑनलाइन सेवाएं, फ्रीलांसिंग, वेब डिजाइन, डिजिटल मार्केटिंग जैसी सेवाएं, ये सभी क्या है, ऑनलाइन सेवाएं भी बेची जाती हैं ई-कॉमर्स के माध्यम से। नेक्स्ट है सरकारी सेवाएं, और सरकारी सेवाएं ई गवर्नेंस, और जैसे टैक्स का भुगतान हो, आधार सेवाएं हो, पासपोर्ट आवेदन हो, ऐसी बहुत सारी सेवाएं हैं जो सरकारी सेवाएं हैं, वो ऑनलाइन सेवाएं प्राप्त कंज्यूमर को हो पाती हैं। जैसे GST पोर्टल, डिजिटल लॉकर्स आदि सेवाएं, तो ये सभी क्या है, ई-कॉमर्स के उपयोग। नेक्स्ट है ऑनलाइन स्वास्थ्य सेवाएं यानी ई-हेल्थ, और ई-हेल्थ के माध्यम से डॉक्टर से ऑनलाइन परामर्श, पहले हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता था, वहाँ एक लंबी लाइन में हमें OPD में लंबी लाइंस लगानी पड़ती थी, लेकिन आज ऑनलाइन यानी डॉक्टर से ऑनलाइन परामर्श हम ले सकते हैं, दवाइयों की ऑनलाइन खरीद कर सकते हैं। तो ये सभी क्या है, ऑनलाइन स्वास्थ्य सेवाएं हैं। नेक्स्ट है ई पेमेंट क्या है, यानी जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं यानी ई कॉमर्स करते हैं, तो ई कॉमर्स के माध्यम के साथ साथ, ई कॉमर्स के साथ जुड़ता है ई पेमेंट, यानी जब हमें ऑनलाइन कोई भी प्रोडक्ट खरीदना हो, किसी भी प्रकार की सेवाएं लेनी हो, चाहे टिकट करना हो या डॉक्टर से परामर्श करना हो, या जो भी हमें कार्य करना है, टिकट बुक करना हो, तो वहां पर हमें उसका पेमेंट ऑनलाइन करना होता है। तो उसे क्या कहते हैं, ई पेमेंट। और ई पेमेंट क्या है, तो ई पेमेंट या इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली का अर्थ है इंटरनेट और डिजिटल तकनीकी की मदद से कैशलेस लेन देन करना ही क्या कहलाता है, ई पेमेंट करना पड़ता है। यानी इस पेमेंट में हमें कैश यानी जो करेंसी है, जो नोट है, वो नोट की आवश्यकता नहीं होती। हमें इंटरनेट और डिजिटल तकनीकी की सहायता से हम पैसे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में सीधा ट्रांसफर कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं, ई पेमेंट। इसमें ग्राहक और व्यापारी के बीच भुगतान ऑनलाइन माध्यमों से होता है, जैसे मोबाइल ऐप, नेट बैंकिंग, कार्ड या डिजिटल वॉलेट के माध्यम से ये लेन देन होता है। ई पेमेंट के मुख्य बिंदुओं की बात करें या कहें ई कॉमर्स की जो परिभाषा है ई कॉमर्स की, कि जब किसी वस्तु या सेवा के लिए भुगतान नगद की बजाय डिजिटल माध्यम से किया जाता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, ई पेमेंट कहते हैं। ई पेमेंट में होता कैसे है, उसकी प्रोसेसिंग प्रक्रिया क्या है, तो इसमें ग्राहक उत्पाद सेवाएं चुनता है, यानी जो कंज्यूमर है वो अपनी स्वेच्छा से अपनी आवश्यकता के अनुसार जो सेवाएं हैं या उत्पाद है उनका चयन करता है। फिर भुगतान UPI, कार्ड, नेट बैंकिंग या वॉलेट से वो उसका भुगतान करता है। नेक्स्ट, व्यापारी को तुरंत राशि प्राप्त हो जाती है। उदाहरण जैसे पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, भीम ऐप, डेबिट क्रेडिट कार्ड, ये सभी क्या है, ई पेमेंट के माध्यम हैं।
ई पेमेंट के प्रकार, और ई पेमेंट के प्रकार की बात करें तो ई पेमेंट सिस्टम कई तरीकों से काम करता है। हर प्रकार का उपयोग अलग अलग परिस्थितियों में किया जाता है। ई पेमेंट के प्रकार की बात करें तो सबसे पहला है डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड यानी जिसमें सीधे बैंक खाते से पैसा कटते हैं, जो यानी बैंक अपने कंज्यूमर को, अपने जो खाता धारक है उसको एक कार्ड प्रोवाइड कराता है जिसे हम पेटीएम भी कहते हैं। तो वो कार्ड क्या होता है, वो डेबिट कार्ड होता है। और डेबिट कार्ड यानी इसमें बैंक कंज्यूमर को सुविधा देता है जितने खाते में उसके खाते धारक के खाते में जितना पेमेंट है, जितना पैसा है, उस पैसे के अनुसार ही, उस पैसे के बराबर ही वो किसी वस्तु या किसी सेवा का भुगतान वो कर सकता है। यदि उसके खाते में 100 रुपये तो 100 रुपये से ही वो पेमेंट कर सकता है, 1000 रुपये तो 1000 रुपये गए, यानी 1 रुपये भी वो एक्स्ट्रा नहीं लग सकता, क्योंकि इसमें पैसा सीधा उसके खाते से कटता है। जैसे वीसा डेबिट या रुपी डेबिट, ये जो कार्ड है ये डेबिट कार्ड है। नेक्स्ट है क्रेडिट कार्ड। अब ये कार्ड भी एक ऐसे जैसे एटीएम कार्ड होता है, सेम उसी प्रकार से होता है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन होती हैं। बैंक अपने कस्टमर को कुछ धनराशि उसको उधार देने का एक प्रोविजनल उधार देने की जो स्थिति है वो करता है, यानी उसकी जो लिमिट है वो निर्धारित करता है कि भाई हम इतने तक उसको उधार दे सकते हैं। तो बैंक ग्राहक को उधार पर भुगतान करने की सुविधा देता है। यानी उसके खाते में जीरो बैलेंस है, तो जीरो बैलेंस के होने के बाद भी बैंक उसको कुछ पैसा उसके कार्ड की लिमिट के अनुसार उधार देता है, और वो उधार उसे एक लिमिट के आधार पर, यानी 1 महीने या 40 दिन के लिए उसे उधार देता है। उस 40 दिन के अंदर ही उसको वो पैसा अपने खाते में जमा करना होता है। यदि वो जमा नहीं करता तो फिर बैंक उस पर पेनल्टी लगाता है। तो ये क्या है कि क्रेडिट कार्ड है, जिसे मास्टर कार्ड या वीसा कार्ड, यानी ये कंपनियां हैं जो क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कराती हैं। नेक्स्ट है नेट बैंकिंग। और नेट बैंकिंग क्या है, बैंक अपने कस्टमर को, अपने खाते धारक को एक सुविधा प्रदान करता है, बैंक खाते से ऑनलाइन ट्रांसफर, यानी उसे एक ऐसी विंडो प्रोवाइड कराता है जिससे वो अपने पासवर्ड और यूजर आईडी प्रोवाइड कराता है, जिसके आधार पर वो अपने खाते से सीधा अपने मोबाइल से या अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप के से इंटरनेट के माध्यम से वो अपने बैंक खाते से पैसे को ट्रांसफर कर सकता है। जैसे एसबीआई नेट बैंकिंग है, एचडीएफसी नेट बैंकिंग, तो हर बैंक की अपनी अपनी नेट बैंकिंग है जो अपने ग्राहक को, अपने खातेधारक को सुविधा प्रदान करते हैं। तो ये नेक्स्ट है मोबाइल ऐप। और मोबाइल ऐप जिसमें पैसे स्टोर करके भुगतान होता है, यानी मोबाइल ऐप जैसे पेटीएम है या फोन पे है या अन्य जो ऐप हैं, वो ऐसे ऐप हैं जो सीधा बैंक, यानी एक कस्टमर के बैंक खाते से वो कनेक्ट हो जाते हैं, और मोबाइल ऐप की सहायता से वो पेमेंट उसको, यानी वो पेमेंट कर सकते हैं। और वो पेमेंट कितना कर सकते हैं, जितने उसके खाते में है। यदि खाते में पैसा नहीं है तो वो पेमेंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है यूपीआई। और यूपीआई जिसकी फुल फॉर्म का है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और मोबाइल नंबर या यूपीआई आईडी से तुरंत भुगतान होता है, जैसे गूगल पे या भीम पे, ये सभी क्या है, यूपीआई है। नेक्स्ट है ईएमआई ऑब्लिक ऑनलाइन लोन। ईएमआई या ऑनलाइन लोन, किस्तों में भुगतान करने की सुविधा। और ये बैंक क्या है कि अपना जो पेमेंट है वो एक साथ ना करके उसे किस्तों में, यानी लोन के तरीका से मंथली उसे पैसा पेमेंट करने की सुविधा प्रदान कराता है। और ये अलग अलग जैसे बजाज ईएमआई कार्ड, ये हर बहुत सारी मार्केट में ऐसी कंपनियां हैं जो इस प्रकार के कार्ड प्रोवाइड करती हैं, जो ईएमआई यानी लोन, एक तरीका से लोन ही वो उसको कराते हैं। प्रीपेड कार्ड, पहले से लोड किए गए पैसे से भुगतान। और ये ऐसा है कि जैसे वॉलेट है, वॉलेट में
हम पहले से ही अपने कार्ड में पैसा कर लेते हैं, तो उस पैसे से भुगतान करना वो प्रीपेड कार्ड कहलाता है। जैसे गिफ्ट कार्ड या ट्रेवल कार्ड है, बहुत सारी कंपनियां गिफ्ट वाउचर्स देती हैं। तो गिफ्ट वाउचर्स यानी क्या है, वो ऐसे पहले से उसका पेमेंट है, कुछ तरीका से उसको एक एज ए गिफ्ट के रूप में दिया है, तो उस गिफ्ट की बराबर पैसा या उससे भुगतान कर सकता है, या उस जितना पैसा है उतना उस कार्ड से हो जाता है, बाकी वो उसे यूपीआई या अन्य किसी उससे पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर यानी ऑनलाइन बैंक यानी बैंक सीधे बैंक खाते से व्यापारी के खाते में पैसे को भेजना। नेक्स्ट है ई पेमेंट के लाभ। और ई पेमेंट के लाभ क्या है? तो ई पेमेंट ने व्यापार और दैनिक जीवन को बहुत आसान बना दिया है। इसके कई फायदे हैं जो ग्राहकों और व्यवसायी दोनों को प्रभावित करते हैं। ई पेमेंट के मुख्य प्रमुख लाभ, नंबर 1 है तेज और आसान लेन देन, यानी कुछ ही सेकंड में भुगतान पूरा हो जाता है। नगद लेन देन, नगद ले जाने की जरूरत नहीं है, यानी कैश ले जाने की जरूरत नहीं है। आपके जेब में कोई एक पैसा भी नहीं है, आप अपने मोबाइल से तुरंत लेन देन कर सकते हैं। कैशलेस सुविधा और डिजिटल माध्यम से भुगतान होने के कारण नगदी पर निर्भरता कम होती है, यानी हमें जरूरत नहीं है हमारे पैसे जेब में पैसे हैं या नहीं है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे जेब में केवल हमारे कोई एक ऐसी डिवाइस हो जिस नेट से कनेक्ट हो रही, चाहे मोबाइल हो या टैब हो या अन्य कोई भी हो, तो उसके माध्यम से सीधा कैशलेस सुविधा हो जाती है। सुरक्षित और आधुनिक तरीका है। 24 आवर्स यानी 7 दिन और 24 घंटे ये सुविधा उपलब्ध होती है। किसी भी समय कहीं से भी भुगतान किया जा सकता है। जरूरी नहीं बैंक में ही जाना पड़ेगा हमें, या बैंक से पैसा निकालेंगे तभी हम पेमेंट करेंगे, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम कभी भी कहीं से भी, केवल नेटवर्क के एरिया में होने चाहिए, नेटवर्क आना चाहिए, हम कहीं भी कभी भी 24 घंटे किसी भी समय हम पेमेंट कर सकते हैं। बैंक या दुकान के समय पर निर्भरता नहीं है। सुरक्षा और ट्रैकिंग, हर लेन देन का डिजिटल रिकॉर्ड होता है, और जब हम किसी को डिजिटल तरीके से पेमेंट करते हैं तो उसका एक रिकॉर्ड हमारे उसमें सेव होता है, जो हमें पता बताता है कि कब किसको हमने पेमेंट किया है, जिससे उसकी सुरक्षा और ट्रैकिंग यानी धोखाधड़ी की स्थिति ट्रैक करना आसान नहीं है, या धोखाधड़ी इस तरह से कोई नाट नहीं सकता कि हमें पेमेंट नहीं मिला है, कि आपने हमें पेमेंट नहीं किया है, क्योंकि हमारे पास में उसका रिकॉर्ड ऑनलाइन होता है, जिससे सुरक्षित होता है और ट्रैकिंग किया जा सकता है। वैश्विक पहुंच, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भुगतान संभव है, यानी हम इससे ऑनलाइन से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भुगतान कर सकते हैं। वहाँ पर भी जरूरी नहीं है कि हमें जो जिस देश से व्यापार करना है तो उसकी करेंसी में हमें ट्रांसफर करना नहीं, हम अपनी करेंसी में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिक वहाँ पर उसको चेंज हो जाता है। ई कॉमर्स ऑनलाइन सेवाएं को बढ़ावा दिया है। लागत और समय की बचत, बैंक जाने या लंबी कतारों में खड़े होने की जरूरत नहीं है। ट्रांजैक्शन फीस अक्सर कम होती है। व्यवसाय के लाभ, ग्राहक को तुरंत भुगतान करने की सुविधा और बिक्री बढ़ाने और ग्राहक संतुष्टि में मदद करता है। नेक्स्ट है ई पेमेंट की हानियां। ई पेमेंट से लेन देन को आसान और तेज बनाए, लेकिन इसके साथ कुछ चुनौतियां और नुकसान भी जुड़े हैं। प्रमुख हानियां हैं साइबर सुरक्षा जोखिम, यानी हैकिंग, फिशिंग और डाटा चोरी का खतरा बना रहता है। कार्ड या यूपीआई जानकारी लीक हो सकती है। तकनीकी निर्भरता, इंटरनेट या सर्वर डाउन होने पर भुगतान रुक जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क समस्या अधिक होती है, जिससे कि पेमेंट होने में या सामान को खरीदने या बेचने में समय लगता है। धोखाधड़ी और स्कैम, नकली ऐप या वेबसाइट के जरिए लोगों को ठगा जा सकता है। जो धोखाधड़ी है, जो साइबर यानी क्राइम करते हैं, तो वो नकली वेबसाइट बनाकर भी लोगों को ठग सकते हैं। तो ये ई पेमेंट के नुकसान यानी हानियां, गलत लिंक पर क्लिक करने पर पैसा कट सकता है। गोपनीयता की समस्या, ग्राहक की व्यक्तिगत जानकारी जैसे
बैंक डिटेल्स लीक होने का खतरा बना रहता है। नेक्स्ट, तकनीकी गड़बड़ी, कई बार ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है लेकिन पैसा कट जाता है, रिफंड में समय लग सकता है। नेक्स्ट है डिजिटल साक्षरता की कमी, सभी लोग तकनीकी का सही उपयोग नहीं कर पाते, बुजुर्ग और ग्रामीण क्षेत्रों के लोग कठिनाई महसूस करते हैं। नेक्स्ट है अत्यधिक निर्भरता, नकदी का उपयोग कम होने से केवल डिजिटल माध्यम पर निर्भरता बढ़ जाती है, सिस्टम फेल होने पर बड़ी समस्या हो सकती है। तो ये सभी क्या थे ई पेमेंट के लाभ और हानियां। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।